स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1327 में, 1336 में, 1342 में या 1356 में? इसका सही उत्तर है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 1336 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। इसको याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है साथियों कि कैबिनेट मिशन जो है वह वर्ष 1946 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है कि कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, ए.ओ. ह्यूम ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो है वह बम्बई में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1773 में, 1784 में, 1793 में या 1805 में? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि अस्थायी बंदोबस्त जो है वह 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है कि अस्थायी बंदोबस्त वर्ष 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा को किस शासक ने व्यवस्थित रूप दिया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो साथियों, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा को जो है व्यवस्थित रूप दिया था अकबर ने। मुगल वंश की स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। ध्यान रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किया था और मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा को व्यवस्थित रूप दिया था अकबर। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। अकबर के कार्यकाल में ही 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो अकबर और हेमू के बीच यदि पूछ ले कि कब हुआ था साथियों तो 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बलबन की रक्त और लौह की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार को बढ़ाना, साम्राज्य का विस्तार करना, केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना या धार्मिक सुधार करना? तो आप लोगों को पता है कि बलबन जो थे वो रक्त और लौह की नीति को अपनाया था और इसका मुख्य उद्देश्य था रक्त और लौह की नीति को अपनाने का केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना। प्रश्न नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य था बलबन का रक्त और लौह नीति की। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? लाहौर, दौलताबाद, आगरा या अजमेर? तो साथियों, आप लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो
तुगलक वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर है कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जो है वह भारत आया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये सातों जो सदस्य थे साथियों, ये अंग्रेज थे, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाने लगा। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे और जॉन साइमन थे, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और साइमन कमीशन का भारत में काफी विरोध हुआ था। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन का वर्ष था 1905, 1906, 1907 या 1908। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन का वर्ष था 1907। 1907 में साथियों सूरत विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। याद रखेंगे, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। और साथियों 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जो थे और लॉर्ड कर्जन थे, इसे भी याद रखेंगे। और इन प्रश्नों को कई बार विभिन्न प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, आयर कूट या कॉर्नवालिस? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि 1757 के प्लासी के युद्ध का अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। यदि आप लोगों से पूछे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो इसे आप लोग जरूर बताएंगे कि 1757 ईस्वी में। यहाँ से एक युद्ध और पूछा जाता है साथियों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो वो 1764 में हुआ था। इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि बक्सर का युद्ध 1757 में हुआ था कि 1764 में। तो ध्यान रखेंगे कि प्लासी का युद्ध पहले हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध बाद में हुआ था 1764 ईस्वी में। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न करा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 1664 में, 1670 में, 1674 में या 1680 में? तो साथियों 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो वर्ष 1674 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी जो थे साथियों वह मराठा राज्य के संस्थापक थे। याद रखेंगे, शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे और इनका राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के शासन में साथियों अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे। याद रखेंगे, अष्टप्रधान शिवाजी में के जो मंत्रिमंडल थे उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 12 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत की काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से बनी है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल या चूना पत्थर? तो इसका सही उत्तर है कि भारत की जो काली मिट्टी है मुख्यतः वह जो साथियों बेसाल चट्टान के अपक्षय से बनी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है कि भारत की काली मिट्टी मुख्यतः बेसाल चट्टान के अपक्षय से बनी है। भारत में काली मिट्टी जो है सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है। याद रखेंगे, सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को साथियों कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसे ही रेगूर मृदा भी कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में ही साथियों कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न नंबर 13 का है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ज्वालामुखीय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान
या चूना पत्थर। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि दक्कन का पठार जो है साथियों वह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, यानी ज्वालामुखी चट्टानों से दक्कन का पठार बना है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। साथियों आप लोगों को विभिन्न एग्जामों में राष्ट्रीय उद्यान से जरूर एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गोवा। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ ले कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो याद रखेंगे मानस जो है वह असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 15 का रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि लोकटक झील जो है वह मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से होता है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या लूनी। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है कि साथियों नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से होता है। यानी यहाँ जो चार नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी, तो इसमें से नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वह अमरकंटक से है। अब है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा महासागरीय जलधारा गर्म जलधारा है, लेब्राडोर जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, गल्फ स्ट्रीम धारा या कैलिफोर्निया धारा। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। विश्व में साथियों 5 महासागर है, ध्यान में रखेंगे महासागरों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह 43% भाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। 19 नंबर प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में या दक्षिण अमेरिका में। तो साथियों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ ले साथियों 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर साथियों यहाँ गलती हो गया, अफ्रीका नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका सही उत्तर है साथियों 20 नंबर प्रश्न का कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न करा है निम्न में से कौन सा मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, सहारा, थार, गोबी या कालाहारी। तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि यहाँ जो है ठंडा मरुस्थल वह गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी गोबी मरुस्थल जो है वह ठंडा मरुस्थल है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 करा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 76। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न करा साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न करा है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति? तो साथियों 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। याद रखेंगे ओम बिरला जो हैं अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं। ध्यान रखेंगे ओम बिरला। 25 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 356? तो इसका सही उत्तर है कि भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 324 में है। साथियों भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे 25 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 280 में साथियों वित्त आयोग के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 280 में प्रश्न नंबर 26 करा है कि नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 74वां संविधान संशोधन से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। 73वां संविधान संशोधन में साथियों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और 74वां में नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 27 करा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां या 52वां? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद साथियों 360 में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद? इसका सही उत्तर है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलते हैं
प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को या राज्यसभा सभापति को? तो सही उत्तर इसका है साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है साथियों कि नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो इसका सही उत्तर है कि नीली क्रांति का संबंध मुख्यतः साथियों मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32 का है, हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं, कपास, चाय या गन्ना? तो इसका सही उत्तर है कि हरित क्रांति का भारत में सर्वाधिक प्रभाव जो है वह गेहूं के फसल पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33 करा साथियों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू हुई थी? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह किस अवधि में लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि थी वह 1992 से 97 तक था साथियों। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच था। 34 नंबर प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे सभी पंचवर्षीय योजनाओं को। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 1980 से 1985। 1980 से 1985 जो है यह छठी पंचवर्षीय योजना का कार्य अवधि था। प्रश्न नंबर 35 करा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल, हेराडोमर मॉडल, लुईस मॉडल या किन्स मॉडल? तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराडोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराडोमर मॉडल पर आधारित है और इसका यह योजना जो है 1951 से लेकर 1956 के बीच कार्यरत थी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।